नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। कुछ स्वास्थ्य कारणों के स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं कुछ समय तक कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन अब हम वीडियोस बनाएंगे। इस समय के अभाव है, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और वो वीडियोस आप तक उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक नाम डालते हो तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है, विलयन, जो लास्ट मैंने करा दिया था, जहाँ 9 प्रकार आपको पढ़ा दिए गए थे। ठीक है, विलायक और विलेय दोनों की प्रकृति के आधार पर तो 9 प्रकार थे, वो सब हमने पढ़ा दिए थे आपको। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक्चुअल में हमको आज ये पढ़ना है कि विलेयता क्या चीज होती है। ठीक है, तो हम विलेयता को पढ़ेंगे आज, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि विलेयता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है विलेयता। तो बच्चों, विलेयता का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है हमको। तो विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता से। ठीक है, मतलब ये आप देख लो कि किसी भी पदार्थ की आपको घुलनशीलता अगर पता है तो आप कह सकते हो कि हाँ, मुझे उसकी विलेयता पता है। ठीक है, तो विलेयता का मतलब क्या होगा, अगर आप सीधे बोलना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही, या विलेय की मात्रा को ही, जो भी उसमें घुल जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं बच्चों। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलायक में विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा को ही, विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं बच्चों, तो विलेयता कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने ये देख लिया कि आप एक गिलास पानी निश्चित करके ले आए और एक गिलास पानी में आपने क्या देखा कि चीनी कितनी ज्यादा घुल सकती है, तो जितनी मैक्सिमम चीनी घुल सकती है वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी पानी की। ठीक है, तो क्या है, 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं हम लोग, विलेयता कहते हैं। या विलेयता का सीधा मतलब घुलनशीलता से हो सकता है। तो किसी की भी घुलनशीलता कितनी है कैसे पता करेंगे, तो एक निश्चित आयतन में लगातार उसको घोलते रहेंगे और पता चल जाएगा कि उसकी घुलनशीलता कितनी है बच्चों। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, कोई भी पदार्थ हो चाहे, किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे तो हमको यह भी पढ़ना था कि गैसों में, किसमें, गैसों में द्रव की विलेयता। ठीक है, गैसों में द्रव की विलेयता को हमको पढ़ना है। मतलब हमको किसको घोलना है, तो हमें गैसों को द्रव के अंदर घोलना है। ठीक है, तो गैसों की द्रव में विलेयता हमको देखनी है। हम जब कोई भी गैस हम द्रव के अंदर घोलते हैं तो हर किसी गैस की घुलनशीलता अलग अलग होती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर पानी में आप ऑक्सीजन को घोलोगे तो ऑक्सीजन उतने अच्छे से नहीं घुलेगी, यानी कि ऑक्सीजन बहुत अधिक तेजी से नहीं घुलती है किसके अंदर, पानी के अंदर। लेकिन यहीं पर अगर हम HCl को घोलते हैं तो HCl की घुलनशीलता ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब क्या है, मैं ये बोल सकता हूं कि विभिन्न गैसों की घुलनशीलता, विभिन्न गैसों की घुलनशीलता, विभिन्न गैसों की घुलनशीलता कैसी होती है, तो अलग अलग होती है बच्चों, अलग अलग होती है। तो विभिन्न गैसों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बोलूं तो जैसे H2O में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम
ऑक्सीजन की घुलनशीलता का मतलब विलेयता सही है, अभी बता ही चुके थे हम लोग। ठीक है, तो H2O में ऑक्सीजन की विलेयता, H2O में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम, जबकि H2O में ऑक्सीजन की विलेयता घुलनशीलता कम, जबकि HCl गैस की, HCl गैस की घुलनशीलता अधिक होती है। ठीक है, HCl की जो घुलनशीलता होगी वो अधिक होगी किसके अपेक्षा में, तो ऑक्सीजन की अपेक्षा में। मतलब ये चीज तो कंफर्म होगी कि जो गैसें होंगी उनकी घुलनशीलता अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जब आप गैसों को द्रव के अंदर घोल रहे हो। यहां तक समझ में आ गया। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो घुलनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम सीधे लिखेंगे क्या, घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक होंगे जो घुलनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। तो घुलनशीलता, या फिर घुलनशीलता को ही मैंने क्या बोला था कि हम क्या बोल सकते हैं, विलेयता। तो घुलनशीलता या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों की हमको बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कारक क्या होगा, तो सबसे पहले होगा गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति बच्चों। ठीक है, अब गैसों की प्रकृति से मतलब क्या है, तो गैसों की प्रकृति से मतलब यह है कि अगर गैसें विलायक से क्रिया करती होंगी तो उनकी घुलनशीलता ज्यादा होगी। ठीक है, या तो गैसें विलायक से क्या करती हों, क्रिया करती हों। सबसे पहला क्या आ जाएगा कि नंबर 1, गैसें विलायक से क्रिया करती हों। गैसें विलायक से क्रिया करती हूं, या गैसें विलायक में जाने पर अपने आयनों में टूट जाती हूं। गैसें अपने आयनों में टूट जाती हूं, आयनों में टूट जाती हूं। तो ऐसी गैसें क्या करती हैं, ऐसी गैसों की जो घुलनशीलता होती है वो ज्यादा हो जाती है बच्चों। ठीक है, ये खुद ही विलायक से क्रिया कर लेती हैं तो फिर जल्दी घुल जाती हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो HCl गैस है वो क्या करती है, अगर आप उसको जल के साथ मिलाओगे तो ये H प्लस Cl माइनस में टूट जाती है बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करो तो H2O को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाते हो तो क्या होगा, तो यहां पर ये बनता है बच्चों सीधे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आगे चल के हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट जाता है। ठीक है, किसमें, तो H2H प्लस CO3 -2। ठीक है, ये भी आगे चल के अपने आयनों में टूट गया, तो ये रिएक्शन भी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जब जुड़ जाता है तो आगे चल के टूटने की पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, यानी कि आयनित भी हो जाता है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस ये दोनों ही जल में बहुत आसानी से घुल जाती हैं, जबकि ऑक्सीजन जल में नहीं घुल पाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ना ही जल के साथ कोई क्रिया करती है और ना ही अपने आयनों में टूटती है। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि गैसों की प्रकृति, ये बात हमको क्लियर हो जाती है कि अगर गैसें आयनित होती हों या जल से या विलायक से क्रिया करती हों तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, उसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। ओके, इसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, दूसरा तो इसका अपोजिट ही होगा तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही समझ सकते हो। दूसरी पॉइंट इसी के साथ में आ जाता है बच्चों, क्या दूसरा पॉइंट आ जाएगा जब हम इसी को पढ़ेंगे, तो सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो होगा विलायक की प्रकृति। ठीक है, ये तो गैसों की प्रकृति हो गई, फिर आएगा विलायक की प्रकृति। विलायक की
सॉरी, अभी स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है मेरा। तो विलायक की प्रकृति के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो विलायक की प्रकृति किस तरीके की होगी बच्चों? तो जैसे को तैसा वाला हिसाब किताब है। मतलब क्या है कि अगर ध्रुवीय विलायक होगा तो ध्रुवीय गैसों की घुलनशीलता अधिक हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है। ठीक है, अगर विलायक भी ध्रुवीय है और गैसें भी ध्रुवीय हैं तो इन दोनों की घुलनशीलता क्या हो जाएगी बच्चों? बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत तेजी से घुलेगी। जैसे कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ध्रुवीय विलायक कर रहे हो सर, होता क्या है ध्रुवीय विलायक? ध्रुवीय विलायक का सीधा मतलब होता है, उसमें दो चार आप देखोगे तो उसके आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि अगर उनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा हो, कोणीय आकृति हो उनकी, या फिर असंतुलित आकृति आपको दिखाई दे रही हो, तो वो सारे क्या होते हैं? वो सभी के सभी ध्रुवीय विलायक होते हैं या ध्रुवीय कैसे हो जाएंगी। जैसे कि अब मैंने बोला HCl, यहीं पर लिया था HCl ना। आप HCl को क्या करो, HCl की संरचना बनाने की कोशिश करो। कैसे बनती है HCl की संरचना बताओ? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही तो होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होता है। इनका जो मतलब जो इनके बीच में साझेदारी वाला बंध का इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस का आवेश आ जाता है और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश होने के कारण ही ये कैसी गैस है? ध्रुवीय गैस है। तो आप इतना समझ लेना, ध्रुवीय जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप इतना इसको आसानी से समझ सकते हो, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड हो और जो सिंगल बॉन्ड लगा हो वो दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच में लगा होगा। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपनी ओर क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे कि ध्रुव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात ये समझ में आ गई होगी कि विलायक की प्रकृति के आधार पर भी मतलब विलायक की प्रकृति भी होती है। ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय गैसें आसानी से घुल जाती हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय गैसें आसानी से मिलेंगी। ध्रुवीय विलायकों के अंदर अध्रुवीय गैसें नहीं मिल सकती। उनकी घुलनशीलता जो होगी बच्चों, वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं और मैं इसको मिटा देता हूं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहां पर आ जाएगा हमारा क्या? तो ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। अब आप सीधे समझ लो कि यदि आप ताप को बढ़ाओगे, ताप को क्या करोगे आप? ताप को इंक्रीज करोगे तो जो विलेयता होगी या घुलनशीलता होगी, विलेयता या घुलनशीलता बात एक ही है, तो घुलनशीलता जो होगी वो कम हो जाएगी। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक आप ठंडी मंगाते हो। ठंडी इस वजह से क्योंकि जितनी ज्यादा ठंडी होगी कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर उतनी ज्यादा CO2 आसानी से मिल जाएगी और आप आराम से उसको पियोगे तो आपको जो झरने टाइप की लगती है ना, इसी वजह से लगती हैं, तो हमको वो अच्छी लगती है। अगर हम इसी प्रकार से गर्म कोल्ड ड्रिंक को पियेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी जैसा लगेगा, वो भी मीठा पानी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो घुलनशीलता का मान कम हो जाता है। बस एक एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा लेना पड़ता है, उसको नोट करके लिख लेना आप। वो एक्सेप्शन है क्या? कि हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें, हाइड्रोजन तथा हीलियम की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है बच्चों? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली जितनी भी रिएक्शंस हैं हमारे सामने वो सारी की सारी कैसी होती हैं? वो होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या है? रिएक्शन होगी तो ऊष्मा निकलेगी बच्चों। ठीक है, रिएक्शन होगी तो ऊष्मा निकलेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई रिएक्शन कराई और उसमें ऊष्मा निकल रही है और आप उसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लाशातालिया का नियम क्या कहता है? कि सामसूर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का विरोध किया जा सके। मतलब क्या है? उत्पाद में हीट का मान बढ़ गया और हीट वहीं निकल रही थी, तो जाहिर सी बात रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो कैसे आप उसको मिला पाओगे? फिर तो वो आयनित होने की जगह अलग अलग मतलब संयुक्त होना शुरू हो जाएगी ना, एक सीधा कंपाउंड बन जाएगा, तो गैस की घुलनशीलता फिर कम हो जाएगी बच्चों। कहने का मतलब यहाँ पर है। ठीक, ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि ताप बढ़ाने पर
घुलनशीलता घटती है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में जो होती है घुलनशीलता बढ़ती है, क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। ऊष्मा लेने के बाद ही इनकी घुलनशीलता जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, ये अपने आप जैसे ऊष्मा लेती है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है और मिलना शुरू हो जाती हैं ये किसी के भी अंदर। तो एक तो हो गया ताप का प्रभाव बच्चों। ठीक है, ताप के प्रभाव के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, वो आता है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तो विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, अब विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति मतलब क्या है मतलब ये है जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में आप थोड़ा सा नमक डाल दो। थोड़े से नमक डालने का मतलब क्या है कि आपने क्या किया है, आपने विलायक के अंदर कुछ अदर चीज ऐड कर दी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी तेजी से निकल के बाहर चली जाती है। मतलब क्या है कि आप घुलनशीलता कम हो गई है। अगर कम नहीं होती तो CO2 क्यों निकल के बाहर चली जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी अदर चीज उसके अंदर ऐड करोगे या कोई अन्य पदार्थ किसी भी विलायक के अंदर ऐड करते हो तो घुलनशीलता का मान कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप सीधे बोल सकते हो कि अन्य पदार्थों को मिलाने पर, अन्य पदार्थों को मिलाने पर क्या होता है, तो घुलनशीलता का मान कम हो जाता है बच्चों। घुलनशीलता का मान कम हो जाता है। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, तो अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव उसके बाद मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा आपका टोटल, और हमारा को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दाब का प्रभाव क्या है, तो हम जानते हैं कि किसी भी गैस के अंदर अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो दाब बढ़ाने पर गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है बच्चों। जैसे कि आप जितना, जैसे आपने वो वाली कोल्ड ड्रिंक पी होगी जो कोका कोला सीधा घोल के और उसके बाद गैस उसके अंदर डालते हैं, तो हाई प्रेशर वाली गैस डालते हैं। कभी कभी वो अच्छी नहीं बन पाती तो वो ये कहता है कि प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम का मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा घुलनशीलता बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझनी है। और अगर जैसे ही प्रेशर कम होता है घुलनशीलता कम हो जाती है। जैसे बोतल है कोल्ड ड्रिंक वाली, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे आप खोलते हो तो बुलबुले के साथ एकदम से गैस निकलती है। उससे पहले कितनी आसानी से बोतल रखी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो, आप हटा देते हो, दाब हट जाता है। उससे पहले दाब लगा हुआ होता है, तो दाब लगा है, घुलनशीलता ज्यादा है। जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक को खोला, कोल्ड ड्रिंक खोलते ही एकदम से गैस निकल के बाहर जाती है, सफेद मतलब जो बुलबुले होते हैं वो बुलबुले निकल के चले जाते हैं। इसकी वजह से घुलनशीलता कम हो जाती है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। दाब यदि आप बढ़ाओगे तो विलेयता या घुलनशीलता का मान भी, विलेयता या घुलनशीलता का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज का टॉपिक जो था बच्चों यहीं तक था। हम एक बार इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने पढ़ा था विलेयता। होता क्या है विलेयता, तो मैंने बताया था किसी भी पदार्थ की घुलनशीलता को ही उसकी विलेयता कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया था। मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुल सकती होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता। यहाँ पर तो नहीं है, मैं रब कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि घुलनशीलता यानी कि द्रवों में, गैसों में द्रवों की घुलनशीलता। ठीक है, नहीं हमने पढ़ा था गैसों, द्रवों में गैसों की घुलनशीलता। गैसों को द्रव में घोल रहे थे ना हम लोग। हाँ, तो गैसों को हम द्रव में घोल रहे थे और देख रहे थे घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो हमने जब इसको देखा तो हमको पता चला कि यदि गैसें आयनित होती होंगी तो उनकी घुलनशीलता ज्यादा होगी, क्योंकि आयनित हो जाएंगी तो विलायक से क्रिया करेंगी, या तो विलायक से क्रिया करें या आयनित होती हैं तो घुलनशीलता बढ़ जाती है बच्चों। दूसरा हमने पढ़ा विलायक की प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा विलायक होगा अगर वैसी ही गैस है तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी। मतलब ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय गैस है, घुलनशीलता बढ़ गई। ठीक, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय गैसें, घुलनशीलता बढ़ गई। ऐसे ही ध्रुवीय विलायक हो लेकिन अध्रुवीय गैसें हो तो घुलनशीलता बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या है कि जैसा विलायक है और वैसा ही विलेय है तो जाहिर सी बात है उनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी बच्चों। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव का मतलब क्या है कि यदि आप ताप बढ़ाते हो तो घुलनशीलता का मान कम हो जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे घुलनशीलता का मान कम होता चला जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा अन्य पदार्थों को ऐड करने पर। तो यदि आप किसी भी विलायक के अंदर अन्य पदार्थों को डालते हो तो घुलनशीलता का मान कम हो जाता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल दो आप। ठीक, और उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था दाब का प्रभाव, कि जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतनी ज्यादा घुलनशीलता
बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार से बच्चों हम लोग आज के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग इसी से आगे पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हेनरी स्थान। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाय बाय।